चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3-4-5 क्वेश्चन। इसके बाद में वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। Population grows at the rate of 8% per year. How long does it take for the population to double? आवाज आ रही है लोगों को? यस सर। आंसर 25/2 ln2। देखिए पॉपुलेशन यदि p माने तो इसका 8% कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। ये ग्रो होने की रेट है, ग्रो होने की रेट है, इसका मतलब dp/dt। dy/dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। किसकी रेट है? पॉपुलेशन की ग्रो होने की रेट है, मतलब p की रेट है। किसके रिस्पेक्ट में है? पर ईयर बोल रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम यहाँ पर ईयर में रहेगा, ये dp/dt हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 25 आएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे हम। p को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए, यहाँ पर हो जाएगा 2/25 dt। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए देते हैं। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू p इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ p टू द बेस c, यहाँ पर 2/25 t प्लस c। इसी को लिखना चाहें तो p इज इक्वल टू e रेज टू 2/25 t प्लस c या e रेज टू c, और e रेज टू c को चाहें तो c बोल देते हैं या k बोले देते हैं, एक नया कांस्टेंट बोल दिया। ठीक है, इनिशियली पॉपुलेशन हमारे लेते हैं p0 है, तो इनिशियली पॉपुलेशन p0 है, तो हम इसमें t की जगह 0 रखे देते तो इनिशियल पॉपुलेशन मिल जाएगी p0 k। ये तो e रेज टू 0 हो जाएगा, मींस k की वैल्यू जाएगी p0। तो वास्तव में जब टाइम 0 उस समय की पॉपुलेशन ये, जहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट किया है, तो पूरा इक्वेशन ये हो जाएगा। ये कौन सी पॉपुलेशन है? एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम काउंट कर रहे हैं उस समय की। और ये कौन सी पॉपुलेशन है? t समय बाद की पॉपुलेशन है। अभी बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है,
वैसे हम बिना के की वैल्यू निकाले हुए भी समझ सकते थे इसको। डबल होने की बात कर रहे हैं तो इनिशियल से डबल की यदि बात करें तो पी की यदि बात करें तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स पी नॉट। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं दोनों तरफ का, ई बेस में लॉग ले लें तो ln2 इज इक्वल टू 2/25t। यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी 25/2 ln2 ईयर्स। ठीक है, कोई डाउट है? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। A population grows at the rate of 8% per year. How long does it take for the population to double? यस सर, डन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose the growth of a population is proportional to the number present if population of a colony doubles in 25 days. In how many days will the population become triple?
आंसर इसका 25 ln3 अपॉन ln2, या इसी को लिख सकते हैं log of 3 to the base 2। क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। कॉलोनी की पॉपुलेशन यदि हम पी मान ले तो इसकी ग्रोथ की रेट की बात कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब रेट, जो ग्रोथ हो रही है तो इसके रेट से मतलब है। ये कैसे? जितने नंबर प्रेजेंट हो उसके प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं डिके की रेट नंबर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, वैसी स्थिति है। इसको यहां से हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और रेडियो एक्टिविटी करते हैं, वहां पर डिके की बात करते हैं तो वहां पर के की वैल्यू नेगेटिव रहती है। अब देखिए इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेरिएबल सेपरेबल तो सेपरेट कर दिया। इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ टी टू द बेस सी, और यहाँ पर हो जाएगा के टी प्लस सी। यहाँ पर दो अननोन है के और सी, इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन 25 डेज में डबल हो जाते हैं। पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी डबल्स इन 25 डेज, 25 डेज में डबल हो जाते हैं। इसी को पहले चेंज करके हम चाहते हैं ऐसे लिख लें, ई रेस टू के टी, और ई रेस टू सी आएगा, उसको हम सी डैश बोले देते हैं या एम बोले देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये तो हम पहले बोल ही चुके हैं। इस एम की वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे? एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो टाइम की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर पी की जगह पी नॉट, इनिशियली पॉपुलेशन हम पी नॉट बोले देते हैं, तो ये ई रेस टू के टी होगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि 25 डेज में पॉपुलेशन डबल हो जाती है, मतलब टाइम यदि 25 डेज है, टाइम यहाँ पर डेज में रहेगा तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, मींस पी की वैल्यू 2 टाइम्स पी नॉट हो जाएगी। तो इससे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू के टी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम ln2, और टी की जगह क्या आएगा यहाँ पर 25 अपॉन 25, ये के की वैल्यू हो जाएगी। और इस के की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट किए देते हैं, तो पी किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट ई रेस टू के की जगह आएगा ln2 अपॉन 25 इंटू टी। ये पूरा इक्वेशन हो गया, के की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर पी आएगा, ये जो भी के मिला उस के को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आपको टाइम बताना कि कितने समय बाद ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ये टी बताना है, जबकि पी की वैल्यू कैसे हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू ln2 अपॉन 25 टी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ ई बेस में लॉग ले ले तो ln3 इज इक्वल टू ln2 25 इंटू टी। यहाँ से टी की वैल्यू मिल जाएगी 25 ln3 ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 25 डेज में डबल हो रहा है, इसका मतलब इतने डेज में 3 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given that radium decomposes at a rate proportional to the amount present if
E% of the original amount of radium disappears. In Alliers. What percentage of it will remain after 2 years? Okay, sir. Okay.
अमाउंट मान ले ए है, तो इसकी रेट कैसे, डिकम्पोज होने की रेट कैसी है, प्रोपोर्शनेट है किसके, उस समय जितना अमाउंट प्रेजेंट है उसके, जितना ज्यादा अमाउंट होगा रेट उतनी ज्यादा होगी, अमाउंट कम होता जाएगा तो रेट कम होती जाएगी। तो इसमें पहले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, इसको के माने लेते हैं और इसको लिख सकते हैं डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। तो हो जाएगा log ऑफ ए टू द बेस ई इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो ए की यदि बात करें तो हो जाएगा ए रेस टू के टी, ए रेस टू सी आएगा तो उसको सी बोल दिया या C1 बोल दिया, और टी की जगह 0 रख दिया, तो इनिशियली जो अमाउंट है जहां से आप टाइम काउंट कर रहे हैं वहां का मिल जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू ए नॉट आ जाएगी। ए नॉट मतलब जब टाइम 0 उस समय का, जहां से भी टाइम काउंट करना चाहे वहां से अमाउंट की काउंटिंग कर सकते हैं। जब टाइम 0 है वहां उस समय जो अमाउंट है वो ये। अब देखिए यहाँ पर ही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि P% ओरिजिनल अमाउंट का डिके हो रहा है L ईयर्स में। L ईयर्स में कितना डिके हो रहा है P%। तो A का P% किसके इक्वल होगा, A इंटू ए नॉट, इनिशियली से काउंट कर रहे हैं, इसका P% कितना होगा ए नॉट इंटू पी बाई 100, इतना डिके हो गया। इसका मतलब बचा कितना, जो बचा हुआ ये वो वाला अमाउंट है, ठीक है। बचा कितना होगा, इनिशियली ये था इतना P% डिके हो गया, तो इतना अमाउंट बचा, तो ये ए की जगह आएगा ए नॉट, और टी की जगह क्या आएगा, कितने ईयर्स में ये हुआ, एल ईयर्स में, तो टी की जगह एल आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसके की वैल्यू निकाल सकेंगे। ए नॉट तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 100 माइनस पी अपॉन 100 और यहाँ पर ए रेस टू के एल, ऐसा बन जाएगा। तो इसी को ले सकते हैं हम एल एन 100 माइनस पी अपॉन 100 और यह क्या आएगा 1 बाय एल, ये के हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि 2L ईयर्स बाद कितना अमाउंट बचेगा, कितना डिके हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा, कितना अमाउंट बचेगा मींस ए की वैल्यू बतानी है, लेकिन परसेंटेज में बतानी है। कब बतानी है, 2L ईयर्स के बाद में। तो के की वैल्यू तो ये आ गई है, यहाँ पर पावर, यहाँ पर क्या के इंटू टी है, तो के की वैल्यू आ चुकी है। के की वैल्यू आई 1 बाई एल एल एन 100 माइनस पी अपॉन 100, और कितने 2L ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो टी की जगह 2L आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस ए की काउंटिंग हम यहाँ से कर सकेंगे। एक इसके इक्वल होगा ए नॉट ई रेस टू 2ln 100 माइनस पी अपॉन 100। अब हमें मालूम कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, मीसी हो जाएगा ए नॉट 100 माइनस पी अपॉन 100 इसका स्क्वायर, पूरे को एक साथ लें, इसका स्क्वायर, ये 2 रहेगा। इतना अमाउंट बचेगा, लेकिन आंसर परसेंटेज में बताना है। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना था ए नॉट, उसमें से इतना बचा हुआ है, तो क्या करेंगे ए नॉट 100 माइनस पी अपॉन 100 इसका स्क्वायर अपॉन 100 इंटू परसेंटेज, इतना परसेंट अमाउंट बचेगा। जो ये बचा है ये परसेंटेज में बताना है। ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 माइनस पी अपॉन 100 इसका स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम 10 का स्क्वायर, और 10 को हम, तो ये 10 का स्क्वायर तो 10 अंदर जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 100 माइनस पी अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर, और चाहे तो स्प्लिट कर दें तो 10 माइनस पी बाई 10 का स्क्वायर। बस ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। इस तरह के और भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो डीपीपी में आएंगे तो फिर सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, डीपीपी की डिस्कशन आप लोग क्लास में चाहते हैं या जैसे मैं वीडियो से भेज रहा हूँ वैसा ठीक है? हेलो, कैसे चाहते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग पूछते हैं, और कई चीजों के तो पूछे ही नहीं गए हैं। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल में तो किसी ने कुछ पूछे ही नहीं है,
डेफिनेट के अभी किसी ने डाले थे बस रिवाइजल के, एडवांस के, वो मैंने डाल दिए हैं डाउट। 6 क्वेश्चंस पूछे थे ध्रुव ने। आप लोग क्या चाहते हैं, क्लास में डिस्कस कराएं? बंसल वाली सीट डिस्कस करना है तो क्लास में करना कि वीडियो बना के भेजूं? आप डाउट्स ये बताइए। अब क्लास में डिस्कस करना है, लेकिन सबको करना करके आना पड़ेगा। लेकिन यदि करके नहीं लाएंगे तो फिर वो जो नहीं करके लाएंगे वो फिर क्या है? जो सॉल्व करके नहीं आते हैं उनके साथ में फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्लास में करा दूंगा मैं उसको। आज तो बहुत कम लोग आए क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास तक करके ले आएंगे क्या आप लोग, ये बताइए। तो नेक्स्ट क्लास में बंसल की शीट डिस्कस कर लें। बंसल की डेफिनेट इंटीग्रल वाली शीट कर लाएंगे क्या? कौन कौन करके ले आएंगे? एक ही बोल रहे हैं, अब एक ही की इच्छा ऐसी है। कौन कौन करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में? अच्छा पहले तो ये बताइए, क्लास में कौन कौन डिस्कशन चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं क्लास में डिस्कस करें? जो भी क्लास में डिस्कस चाहते हैं बंसल वाली शीट का, वो हाथ ऊपर करें। ठीक है, चलिए क्लास में डिस्कशन चाहते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्लास में डिस्कशन चाहते हैं तो पहले डीपीपी का करना है क्या डिस्कशन? डेफिनेट इसलिए नहीं पूछ रहे थे क्या, क्लास में नहीं हो रहा इसलिए, पता नहीं क्या है। चलिए अब क्लास में सभी शीट का डिस्कशन चाहिए, बंसल वाली शीट का चाहिए? सभी शीट का कौन कौन चाहते हैं कि सभी शीट का डिस्कशन क्लास में हो? कोई नहीं चाहता? चलिए ठीक है, तो बंसल वाली शीट का डिस्कशन संडे को होगा, संडे तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कर लेंगे या एक दिन और आगे बढ़ा दें? सर आगे बढ़ा दीजिए। चलिए तो एक क्लास और आगे बढ़ा देते, तो एक क्लास ट्यूसडे को पड़ेगी तो ट्यूसडे तक कर ही लेना, ठीक है। अब आपको एरिया की डीपीपीस करना है। एरिया की डीपीपी के डाउट्स आप लोगों को संडे तक भेज देना है। रिवाइजल प्रॉब्लम छोड़ दीजिएगा, 2 ही डीपीपी हैं, ठीक है। या वो भी क्लास में करना है? नहीं सर उसके भेज देंगे। भेज देंगे तो ठीक है। उसके 2 डीपीपी, ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे उसमें, रिवाइजल प्रॉब्लम छोड़ देना, बाकी 2 डीपीपी के डाउट्स भेज दीजिएगा। संडे तक भेज दीजिएगा तो मंडे को उसको बना दूंगा, और ट्यूसडे को हम बंसल की शीट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और संडे को भी क्लास है तो संडे को वेक्टर ही आगे बढ़ा देंगे। जिस शीट में आपको लगे क्लास में डिस्कस करना बता दिया तो उसको कर दूंगा, ठीक है। और सभी करना तो सभी भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये कि सिलेबस पीछे हो जाएगा। सिलेबस की से ज्यादा इस बात की है कि कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, ये तो टाइम वेस्ट होता है जो लोग नहीं करते हैं। चलिए अब वेक्टर स्टार्ट करते हैं। टेस्ट भी कम लोग दे रहे हैं, इसका मतलब जीआर भी बहुत कम लोग कर रहे होंगे। टेस्ट की लिंक में क्लोज नहीं कर रहा हूँ तो आपको बाद में भी करने का लगे तो बाद में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि बाद में कर टाइम है हमारे पास में, तो बाद में भी कर लीजिए, क्योंकि मैं लिंक अब क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक है। लिंक ओपन रहती है, कभी भी कर सकते हैं आप। बस लिस्ट, आंसर की लिस्ट में जो टाइम पे करेगा उसी की लिस्ट बना हुआ रिजल्ट जो बनेगा, बाकी आप सॉल्व किसी भी समय कर लें। चलिए अब वेक्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा और 3D इनके क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बन जाते हैं, कभी कभार की बात छोड़ दें, अधिकतर बन जाते हैं। मेहनत तो इसमें भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी उतनी मेहनत नहीं लगती है। कैलकुलस में सबसे ज्यादा मेहनत लगते हैं।
क्योंकि वेक्टर के बहुत सारे फार्मूले तो आपने फिजिक्स में वैसे ही पढ़े रहते हैं, थ्योरी तो आपने फिजिक्स में वैसे ही पढ़े रहते हैं, थ्योरी के छोटे छोटे पॉइंट्स अच्छे से समझने रहते हैं और प्रैक्टिस करनी रहती है क्वेश्चन की, और बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बन पाती कुछ भी हो वेक्टर में, मतलब जितने अवेलेबल क्वेश्चन है वो सब भी देखेंगे तो उतनी वैरायटी नहीं दिखेगी। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहलाती है तो आपको मालूम ही है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी शुरू में बेसिक्स हैं तो इसमें कई चीजें आपको मालूम भी होंगी, लेकिन फिर भी आपको सब लिखते जाइएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये एंगल यदि 120 है तो इन वेक्टर्स का के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? इन वेक्टर्स के बीच का एंगल ये नहीं है जो 120 दिख रहा है। वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है तो वेक्टर्स को एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट, या इसी को बोलते हैं कोइनिशियल, कोइनिशियल वेक्टर्स होना चाहिए, तभी इनके बीच का एंगल देखते हैं। पूरा वेक्टर डिफाइन किया हुआ है, इसमें जगह जगह पर बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, जो भी डेफिनेशंस होंगी उनमें आप अपनी ओर से कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उससे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन में अपने लॉजिक से कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। पूरा वेक्टर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, तो जैसा डिफाइन है वैसा ही आपको लेना पड़ेगा। आप अपने लॉजिक लगा के बेसिक डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेशन से अलग अलग तरह से, ठीक है। वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना तो वेक्टर्स एडजेसेंट होना चाहिए, मींस इनके इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, तभी इनके बीच का एंगल देखते हैं। ये कहलाते हैं एडजेसेंट वेक्टर्स या कोइनिशियल वेक्टर्स। इसमें भी इनके बीच में दो एंगल बनते हैं, एक ये बनता है दूसरा ये बनता है, तो छोटा वाला एंगल लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल ये नहीं है क्योंकि अभी एडजेसेंट नहीं है। ऐसे वेक्टर्स जब एक वेक्टर टर्मिनेट हो दूसरा स्टार्ट हो, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं सक्सेसिव वेक्टर्स। यहाँ पर ये सक्सेसिव है, एक खत्म हो रहा दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस स्थिति में इनके बीच का एंगल नहीं बताया जाता, इस स्थिति में जो एंगल दिख रहा है वो इनके बीच का एंगल नहीं। इनको एडजस्टेंट बनाए, इस वेक्टर को इसी डायरेक्शन में बना दें, इतने ही मैग्नीट्यूड का बनाए और इसी डायरेक्शन में बनाए, तो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए कहलाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं तो छोटा वाला एंगल लिया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है स्मॉलर एंगल बिटवीन ये डेफिनेशन इसकी, ठीक है, बिटवीन टू adjacent vectors is called angle between vectors. वेक्टर कहीं पर भी आएंगे तो इसी से ही मतलब रहेगा, इसी स्थिति में देखेंगे, चाहे फिजिक्स में हो चाहे कहीं भी हो, वेक्टर के वैसे डेफिनेशन में यही इनके बीच का एंगल देखा जाएगा। अब देखिए जो स्मॉलर एंगल है वही एंगल लिया जाएगा, दो एंगल बन रहा है जो छोटा वाला एंगल है। अब जैसे एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो इनके बीच का एंगल ये है, इस वेक्टर को हम ऐसे रखें, इस वेक्टर को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, ऐसा कर दिया तो एंगल 90 डिग्री हो गया, और रोटेट कर दिया तो एंगल ये हो गया, और ये वेक्टर यदि ऐसा आ गया तो इनके बीच का एंगल कितना जाएगा, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है तो इनके बीच का एंगल कितना जाएगा 180 डिग्री। तो जैसे जैसे इससे घुमा रहे हैं तो एंगल बढ़ता जा रहा है, और घुमा दिया तो एंगल कैसा हो जाएगा 180 से ज्यादा या 180 से कम, ये इनके बीच का एंगल नहीं रहेगा। अब इनके बीच में दो एंगल बन रहा है, एक ये दूसरा ये, तो स्मॉलर एंगल लेना मींस ये वाला एंगल। तो हम डेफिनेशन को में चेंज नहीं कर रहे, डेफिनेशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल लिया जाएगा, ये वाला नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब वेक्टर्स के बीच का एंगल है, और 180 से ज्यादा घुमाएंगे तो ये स्मॉलर एंगल बनेगा इन वेक्टर के बीच का, ठीक है। इसका मतलब ये 180 से कम हो जाएगा। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल मिनिमम तो 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम 180 डिग्री, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को एनालाइज करने पर हमने पाया कि थीटा मैक्सिमम 180 होगा, मिनिमम 0। वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल नेगेटिव भी नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव एंगल की बात करते हैं, 180 से ज्यादा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स के बीच का एंगल यही रहेगा।
कभी वेक्टर्स यदि सक्सेसिव बने हुए हैं तो इनके बीच का एंगल ये थीटा दिख रहा है, तो ये इनके बीच का एंगल नहीं रहेगा, इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा रहेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा इनके बीच का एंगल। ठीक है। हाँ, कभी यदि इनके टर्मिनल पॉइंट सेम है तो इनके बीच का एंगल थीटा दिख रहा है, तो इनके बीच का एंगल थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट करने के लिए आपको इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको भी, तो आएगा फाइनली वही। इसका मतलब टर्मिनल पॉइंट सेम हो तो भी आप सीधे बता सकते हैं स्मॉलर एंगल जो भी दिख रहा है वही आंसर, वही एंगल इनके बीच का। और यदि एडजेसेंट है तो भी स्मॉलर एंगल जो भी दिख रहा है वही इनके बीच का एंगल। लेकिन सक्सेसिव दिख रहा है तो जो एंगल स्मॉलर एंगल दिख रहा है वो इनके बीच का एंगल नहीं होगा। सेकंड डेफिनेशन है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस क्या है? इट इज अ नॉन नेगेटिव नंबर which represents magnitude of a vector. वेक्टर क्या होता है? वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और जो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को ओबे करे। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ को ओबे करे, वो कहलाता है वेक्टर। तो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाला जो नॉन नेगेटिव नंबर है वो कहलाता है मॉडुलस। मॉडुलस का साइन ये है। अकेला इतना लिखा है तो ये वेक्टर है, और ऐसा लग गया तो ये स्केलर है। ये मॉडुलस है, ये नॉन नेगेटिव नंबर है, मींस नेगेटिव नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। यूनिट वेक्टर नाम से समझ में आ रहा है, किसी वेक्टर का मॉडुलस यदि 1 के इक्वल तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। If modulus of any vector is equal to 1, then vector is called यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए एक डिफरेंट नोटेशन का भी यूज करते हैं, यहाँ पर कैप लगा देते हैं इस तरह से, ए कैप, बी कैप, सी कैप। कैप लगा हुआ तो निश्चित रूप से यूनिट वेक्टर है, कैप नहीं लगा तो भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, ये उसका मॉडुलस 1 हो। ठीक है। अब जैसे एक वेक्टर है ए, इसका मॉडुलस जैसे 5 है, तो मॉडुलस किससे रिप्रेजेंट होता है? इसकी लेंथ से। तो इसकी लेंथ कैसे होगी? 5 के प्रोपोर्शनेट, जैसे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 के प्रोपोर्शनेट होगी, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर जो भी, तो हमने 5 सेंटीमीटर जैसे बोल दिया। अब यदि इस वेक्टर ए को 5 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? जैसे यदि बोले कि 12 को 3 से डिवाइड करें तो ये 4 होता है, इसका मतलब क्या हुआ? 12 के 3 इक्वल पार्ट कर दें, एक पार्ट ले लें तो उसके इक्वल होगा। वेक्टर ए को 5 से डिवाइड करने का मतलब इसके 5 इक्वल पार्ट कर दें और एक पार्ट ले लें और डायरेक्शन वही लें जो ए की है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 1। इसका मतलब वेक्टर ए को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसकी लेंथ 1 होगी, मींस जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मींस यूनिट वेक्टर होगा। ये इसका मॉडुलस है। तो एक छोटा सा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन बहुत जगह यूज में आएगा। ठीक है, किसी वेक्टर को यदि उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? सिर्फ यूनिट वेक्टर बोलने से काम नहीं चलेगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। किसी वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड करें तो उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करें तो उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर भी है तो उसको इसके मॉडुलस से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो क्या ये ए कैप और बी कैप इक्वल होंगे? ए कैप और बी कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों के मॉडुलस तो सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इक्वल हो ही जाएंगे, क्योंकि ये ए की डायरेक्शन में मिलेगा, ये बी की डायरेक्शन में। यदि ए और बी की डायरेक्शन अलग अलग है तो ए कैप और बी कैप की डायरेक्शन भी अलग अलग होंगी, फिर ये इक्वल नहीं होंगे। कभी इक्वल हो सकते हैं if vector A if directions of vector A and vector B are same.
देन ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन इज सेम है तो उनके डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर सेम होंगे, ए कैप और बी कैप इक्वल होंगे। If directions of A and B, directions of vector A and vector B are opposite, यदि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो A कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप होगा। दो वेक्टर की यदि डायरेक्शन सेम है तो उनके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर सेम होंगे, और यदि वेक्टर्स की डायरेक्शन सीधे अपोजिट है तो A कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप मिलेगा। मींस एक के डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल वेक्टर। किसी वेक्टर का मॉडुलस यदि 0 के इक्वल हो, कोई वेक्टर उसका मॉडुलस यदि 0 के इक्वल हो तो नल वेक्टर कहलाएगा। मॉडुलस किससे रिप्रेजेंट होता है? मॉडुलस है मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट होता है? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट से। कोई वेक्टर है उसमें लाइन सेगमेंट की लेंथ मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती है, उसी के प्रोपोर्शनेट रहते हैं। अब मॉडुलस 0 हो गया तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब नल वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? पॉइंट से। नल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पॉइंट से होगा। नल वेक्टर की डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? नल वेक्टर की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? पॉइंट से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंस है कि वेक्टर में डायरेक्शन होती है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसमें डायरेक्शन तो होगी। एक पॉइंट से रिप्रेजेंटेशन जरूर हो रहा है लेकिन तब भी इसकी डायरेक्शन होगी। नल वेक्टर की डायरेक्शन होती है, नहीं तो स्केलर ही हो जाता है, फिर तो 0 के इक्वल ही हो जाता है। जैसे ये तो अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? एनी डायरेक्शन, जो इच्छा वो ले लें। कहीं कहीं पर ये इनडिटर्मिनेट लिखा रहता है। ठीक है। एनी डायरेक्शन, जैसे यदि आपसे बोला जाए कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है लेकिन 0 चलना है तो यहीं रहेंगे। इस डायरेक्शन में चलना है लेकिन 0 चलना है, यही रहेंगे। 0 इसलिए चलना है क्योंकि मॉडुलस 0 है। तो किसी भी डायरेक्शन में चले और 0 चले तो यहीं पर रहेंगे। तो कोई सी भी डायरेक्शन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन होगी। इसमें और इसमें डिफरेंस है। ऐसा लिखा है तो 0 है और ऐसा लिखा हुआ है तो ये नल वेक्टर है। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ठीक है। ये 0 है, ये स्केलर होगा और ये वेक्टर होगा। नल वेक्टर को लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन तो पॉइंट से होता है। या तो हम ओ को कभी डार्क करके ऐसा लिख देते हैं, या ओ पर हम बार लगा देते हैं, या ओ पर हम एरो लगा देते हैं, या फिर एक और तरीका रहता है, कभी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम दिखे तो ये नल वेक्टर ही है। ऐसा बोलने का मतलब वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से। कहाँ खत्म हो रहा है? ए पर। तो ए से स्टार्ट होकर ए पर खत्म होगा तो लेंथ तो 0 हो जाएगी। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम दिखे तो ये नल वेक्टर ही होगा। ठीक है। तो नल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इनडिटरमिनेट बोल देते हैं या कभी बोल देते हैं एनी डायरेक्शन। किसी वेक्टर का मॉडुलस यदि 0 नहीं है तो नल वेक्टर नहीं होगा। नल वेक्टर नहीं होगा तो ऐसे वेक्टर को भी नाम बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रॉपर वेक्टर्स। तो कभी भी प्रॉपर वेक्टर ये बोलेंगे तो इसका मतलब मॉडुलस नल वेक्टर नहीं होगा। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक की जगह फिजिक्स में जनरली एंटी पैरेलल का यूज करते हैं, या किसी किसी मैथ्स की बुक में भी एंटी पैरेलल लिखा हुआ दिख जाता है, लेकिन अधिकांश जगह तो आपको अनलाइक ही लिखा हुआ दिखेगा। लाइक वेक्टर्स यदि सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो तो लाइक वेक्टर्स। सेम डायरेक्शन होगी तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है। अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक हम उनको नहीं बोलेंगे जो लाइक नहीं है, अनलाइक हम बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शंस।
अपोजिट डायरेक्शंस हो तो अनलाइक वेक्टर्स। कई जगह बोल देते कि नहीं जो लाइक नहीं है वो अनलाइक है, तो वो उसकी जगह आप इसको ऐसे ही ध्यान रखना कि इसी के अनुसार जहां भी अनलाइक दिखता है ऐसे ही दिखता है। या कई बुक में एंटी पैरेलल वर्ड का यूज कर लिया है। अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस मतलब थीटा कितना होगा 180। थीटा 180 होगा क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल बताना तो एडजेसेंट बनाना पड़ेगा, तो इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर बनाएंगे हम ताकि इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए, तो एंगल 180 समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। यदि लाइक वेक्टर्स हैं, यदि ए और बी दो वेक्टर्स हैं यदि, और ये लाइक हैं, तो इनके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर सेम होंगे, बी से ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। और ए और बी यदि अनलाइक हैं तो ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप। इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर कब इक्वल होंगे? वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब दोनों ही सेम हो जाए, मींस दो वेक्टर्स हो या कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, यदि उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तो इक्वल कहलाएंगे। या इसी को चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी एंड थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 मतलब एंगल 0 डिग्री मींस सेम डायरेक्शन, तो देन ए इज इक्वल टू बी। दो वेक्टर्स उनके मॉडुलस यदि सेम है और उनके बीच का एंगल 0, तो वेक्टर्स इक्वल। एक वेक्टर है ये ए बी, तो दूसरा वेक्टर इसके इक्वल वेक्टर हम कहीं पर भी बना सकते हैं, पूरे स्पेस में कहीं भी बना सकते हैं। यहाँ चाहे तो यहाँ बना सकते हैं, बस सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन हो, जो इसकी लेंथ वही इसकी लेंथ और सेम डायरेक्शन मींस एंगल 0 डिग्री। यहाँ चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं। एक और वेक्टर सी बना लिया जिसका मॉडुलस सी के इक्वल हो और यही डायरेक्शन हो, तो ये ए बी सी तीनों इक्वल हो जाएंगे। इवन इस बोर्ड के बाहर भी बना सकते हैं, 3D में कहीं पर भी बना सकते हैं, बस होना क्या चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। ठीक है। नेगेटिव वेक्टर्स, यदि सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट हो, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस, तो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। वेक्टर का बेसिक है, मैं बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती होंगी, फिर भी अच्छे से समझते जाइए। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो, मतलब एंगल 180 डिग्री और मैग्नीट्यूड सेम हो। If modulus of A is equal to modulus of B and theta is equal to 180 degree, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। मतलब ए का नेगेटिव वेक्टर बी हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा, मींस ए इज इक्वल टू माइनस बी होगा। एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर मींस एक को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। अब देखिए जैसे एक ये ए बी वेक्टर है, वेक्टर ए बी की बात करें और वेक्टर बी ए की बात करें। वेक्टर ए बी की बात करें तो डायरेक्शन ए टू बी रहेगी, बी ए की बात करेंगे तो डायरेक्शन बी टू ए रहेगी। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर मतलब एक को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला है। अभी शुरू के बेसिक में ज्यादा फार्मूले आएंगे भी नहीं, लेकिन थ्योरी बहुत सारी आएगी, लेकिन कई क्वेश्चन टिपिकल भी बनेंगे, डिफिकल्ट भी बनेंगे बेसिक ओरिएंटेड।
ए बी इज इक्वल टू माइनस बी है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है, ये टर्मिनल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, वेक्टर बी पर खत्म हुआ। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा। एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लगेगा, ठीक है। इसमें इनिशियल पॉइंट बी है, टर्मिनल पॉइंट ए है। कभी भी वेक्टर में इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को यदि हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। सी डी को हम माइनस डी सी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। If lines of action, लाइन्स ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, लाइन्स ऑफ सपोर्ट भी बोलते हैं। लाइन ऑफ सपोर्ट एक वेक्टर के लिए, दो वेक्टर की बात करेंगे या कहीं की। लाइन्स ऑफ एक्शन या लाइन्स ऑफ सपोर्ट of vectors are parallel or coincident, then vectors are called collinear or parallel vectors. Parallel or collinear vectors. If lines of action or lines of support of vectors are parallel or coincident, then vectors are called parallel or collinear vectors. Line of action क्या कहलाती है? कोई भी वेक्टर है, इसमें एरो चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। इसको यदि हम दोनों तरफ एक्सटेंड करते हैं तो एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन कहलाती है इस वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट, चाहे ये डायरेक्शन हो तो भी वही लाइन और ये डायरेक्शन हो तो भी वही लाइन, ठीक है। ये लाइन ऑफ सपोर्ट या लाइन ऑफ एक्शन कहलाते हैं। अब देखिए एक वेक्टर जैसे ये दिया हुआ, दूसरा वेक्टर ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाई हमने या लाइन ऑफ सपोर्ट, इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट बनाई, और ये इन दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है। हम ये बोलेंगे कि ए और बी वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल। अब चाहे डायरेक्शन ये हो चाहे डायरेक्शन ये हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और तीसरा वेक्टर है ये सी, इसकी हमने लाइन ऑफ सपोर्ट बना ली। अब वो लाइन ऑफ सपोर्ट ए की लाइन ऑफ सपोर्ट की कोइंसिडेंट है, ठीक है, कोइंसिडेंट है। तो ए और सी की यदि बात करें तो ए और सी कैसे हो जाएंगे? कॉलिनियर वेक्टर्स। ए और बी के लाइन ऑफ एक्शन की यदि बात करें, लाइन ऑफ सपोर्ट की बात करें, तो ए और बी की लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, तो ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ए और सी की लाइन ऑफ एक्शन, लाइंस ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कैसे हैं? कोइंसिडेंट, तो ये वेक्टर्स कैसे हैं? कॉलिनियर, ठीक है। अब जरा देखिए ए और बी कैसे यहाँ पर पैरेलल हैं, क्या इनको हम कॉलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं? ए और सी कैसे हैं यहाँ पर? ए और सी कैसे हैं यहाँ पर? कोइंसिडेंट। ए और सी कैसे हैं? कोइंसिडेंट, तो क्या इनको हम पैरेलल बोल सकते हैं? ए और बी हमें देखना है कि पैरेलल है, क्योंकि इनके लाइंस ऑफ सपोर्ट पैरेलल हैं। इनके लाइंस ऑफ सपोर्ट कोइंसिडेंट हैं, तो ये कॉलिनियर हैं। कोइंसिडेंट नहीं बोलेंगे बल्कि कॉलिनियर बोलेंगे। ए और सी कैसे हैं? कॉलिनियर है। तो क्या इन कॉलिनियर वेक्टर्स को हम पैरेलल बोल सकते हैं? क्या इन पैरेलल वेक्टर्स को कॉलिनियर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ये जो पैरेलल वेक्टर्स हैं इनको हम कॉलिनियर भी बोल सकते हैं। ए और बी आपको पैरेलल दिख रहा है, लेकिन इनको हम कॉलिनियर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कॉलिनियर? सर उनको उठाकर अपन उसके ऊपर रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एक इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ ली है। देखिए बेसिक डेफिनेशन में अपनी ओर से कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ये डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं इनमें आप अपनी ओर से कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनके अनुसार एनालाइज कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? एक वेक्टर की इक्वल वेक्टर आप स्पेस में कहीं भी बना सकते हैं, बस सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन।
तो ये जो वेक्टर ए है इसके इक्वल वेक्टर आप कहीं भी बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, ठीक है, चाहे तो बोर्ड के बाहर भी बना सकते हैं, स्पेस में कहीं भी बना सकते हैं, बस होना क्या चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो ये ए है तो ये भी ए ही कहलाएगा। तो अब देखिए जो ए और बी पैरेलल दिख रहे थे वो ए और बी कैसे हो गए, कॉलिनियर। ए और सी आपको कैसे दिख रहे हैं, कॉलिनियर दिख रहे हैं, तो अब ये ए और सी आपको कैसे दिखने लगे, पैरेलल दिखने लगे। इसका मतलब इन वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे हैं, इन वेक्टर अलजेब्रा ये हमारा एनालिसिस है, ठीक है, डेफिनेशन तो ये है, लेकिन इस डेफिनेशन से हमें समझ में आता है कि इन वेक्टर अलजेब्रा, अब डेफिनेशन में चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेशन को एनालाइज कर सकते हैं। इन वेक्टर अलजेब्रा there is no difference between parallel vectors और collinear vectors। In vector algebra there is no difference between parallel vectors और collinear vectors। वेक्टर में पैरेलल और कॉलिनियर में कोई अंतर नहीं होता, जो पैरेलल वेक्टर्स है वही कॉलिनियर है, जो कॉलिनियर है वो पैरेलल है। लेकिन ऐसा 3D में नहीं हो पाएगा, 3D में पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस अलग अलग होंगी, क्योंकि वहां पर हम ऐसी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे कि एक लाइन के पैरेलल लाइन बना दे तो इक्वल लाइन कहलाते हैं। ये वेक्टर में डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसलिए वेक्टर में ही ऐसा होगा कि पैरेलल वेक्टर्स और कॉलिनियर वेक्टर्स दोनों सेम ही, जो पैरेलल है वो कॉलिनियर, जो कॉलिनियर है वो पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरम है तो आसान सी थ्योरम, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है क्योंकि आगे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज में आती रहती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगी, लास्ट में वेक्टर में, अभी तो फिर भी कम जगह लगेगी। ए वेक्टर इन वेक्टर बी आर पैरेलल और कॉलिनियर वेक्टर्स। अभी हमने दोनों लिख दिए, लेकिन एक लिखेंगे तो भी दूसरा सम्मिलित रहेगा, पैरेलल लिखेंगे तो इसका मतलब कॉलिनियर है, कॉलिनियर है मतलब पैरेलल है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और कॉलिनियर वेक्टर्स। देन नॉन जीरो स्केलर small m exists such that A is equal to MB. If vector A and vector B are parallel or collinear vectors, then a non-zero scalar small m exists such that A is equal to MB. A is equal to MB मतलब एक नॉन जीरो स्केलर इस तरह से होगा कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर मिल जाए। यदि वेक्टर भी पैरेलल या कॉलिनियर वेक्टर्स हैं तो एक नॉन जीरो स्केलर का एग्जिस्टेंस इस तरह से होगा कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर मिल जाए, या इस तरह से एग्जिस्टेंस होगा तो वेक्टर पैरेलल या कॉलिनियर होंगे। मींस इसका कन्वर्स भी, इफ अ नॉन जीरो स्केलर if a non-zero scalar exists, non-zero scalar small m exists such that A is equal to MB. A and B are proper vectors, इनमें कोई null vector नहीं है। If a non-zero scalar small m exists such that A is equal to MB, then यहाँ पर हम तीन रिजल्ट बोल सकते हैं, A and B will be parallel or collinear. या तो पैरेलल होंगे या कॉलिनियर, बातें की है, कोई भी एक बोल सकते हैं। साथ ही साथ m यदि पॉजिटिव है, m यदि पॉजिटिव है तो a और b की डायरेक्शन सेम होगी, मींस a और b लाइक वेक्टर्स होंगे, और m यदि नेगेटिव है तो a और b
मतलब m के साइन से भी हम कुछ बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो a और b कैसे होंगे, अनलाइक वेक्टर्स होंगे। और साथ ही साथ वेक्टर a का मॉड वेक्टर b के मॉड से मॉड ऑफ m टाइम्स होगा। m में भी मॉड लगा दे क्योंकि m नेगेटिव हो सकता है लेकिन मॉड नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे यदि a इज इक्वल टू 3b लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, एक पॉजिटिव स्केलर इस तरह से कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे दूसरा वेक्टर मिल रहा है, मतलब ए और बी कैसे होंगे, पैरेलल या कॉलिनियर। ये स्केलर पॉजिटिव मतलब ए और बी की डायरेक्शन सेम होगी और ए का मॉडुलस बी के मॉडुलस से 3 टाइम्स होगा। कभी a इज इक्वल टू -5 भी लिखा हुआ तो इसका मतलब एक नॉन जीरो स्केलर इस तरह से कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे दूसरा वेक्टर मिल रहा है, तो a और b कैसे होंगे, पैरेलल या कॉलिनियर, ठीक है। और साथ ही साथ नेगेटिव स्केलर दिख रहा है, इसका मतलब ए और बी की डायरेक्शंस कैसी होंगी, अपोजिट, और वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी के मॉडुलस से 5 टाइम्स, ठीक है। ये जो पैरेलल वेक्टर की हमने डेफिनेशन पढ़ी, पैरेलल या कॉलिनियर की, इसकी डेफिनेशन को शॉर्ट में हम ऐसा ही बोल सकते हैं, थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो पैरेलल या कॉलिनियर होंगे। मतलब लाइक और अनलाइक दोनों को मिला रहे हैं तो पैरेलल वेक्टर्स या कॉलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन हो जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2a + 3b is equal to 7c, a minus 5b is equal to 4c। देन आपको बताना है डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की डायरेक्शंस कैसे होंगी, सेम होंगी या ऑपोजिट होंगी। दो ही ऑप्शन, ए और बी की डायरेक्शंस बतानी है कि सेम होगी या ऑपोजिट होंगे। अपोजिट। हम क्या करेंगे, ए और बी के बारे में बताना है तो सी को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ सी के साथ में 7 देख रहे हैं या 4, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 8a - 7a मींस a आएगा, और क्या आएगा -12 और -35 मींस क्या जाएगा 47b। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में सी वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो इसको 0 नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नल वेक्टर आएगा क्योंकि वेक्टर्स का सम हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ नल वेक्टर कहाँ 0 है, क्योंकि अभी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी, जब हम लास्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना तब फिर ये 0 और नल वेक्टर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, नहीं तो फिर गलत उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो मुश्किल लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर नल वेक्टर आएगा राइट हैंड साइड में, तो a इज इक्वल टू क्या होगा -47b। ये नेगेटिव है, इसका एक नेगेटिव स्केल इस तरह से कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर दूसरा वेक्टर मिल रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, उनकी डायरेक्शंस कैसे होंगे, अपोजिट, ठीक है। इसके बाद में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वेक्टर्स के एडिशन और रिजल्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। दो वेक्टर दिए हैं, बोले इनका रिजल्टेंट निकालना मींस इनको ऐड करना, या इनको ऐड कर रहे हैं मतलब इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। अभी हम दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ट्रायंगल लॉ, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है और इन दोनों को ऐड करना है या इनका रिजल्टेंट निकालना, तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं हम, इनको सक्सेसिव बनाते हैं, एक खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा। पहले वेक्टर ए की इक्वल वेक्टर बना लिया, जहां ये टर्मिनेट हुआ वहां से वेक्टर बी की इक्वल वेक्टर बना दिया। अभी ट्रायंगल तो बना ही नहीं, तो इसको ज्वाइन करते तो ट्रायंगल बन गया। तो इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होता है, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड,
थर्ड साइड में भी दो डायरेक्शन पॉसिबल है, ए टू सी, सी टू ए। तो डायरेक्शन कौन सी होगी? ए टू सी, अपोजिट टू द सक्सेसिव। ए खत्म हुआ, बी स्टार्ट हुआ, बी खत्म हुआ, तो फिर सी एड वेक्टर बनेगा, लेकिन उसके अपोजिट। ठीक है, ये ए प्लस बी होगा इन दोनों का रिजल्टेंट या इन दोनों का एडिशन। ट्रायंगल लॉ जिसमें बहुत बार पढ़ाई 11th में भी पढ़ लिया था। ठीक है, ए बी और बी सी को यदि हम ऐड करेंगे तो ए बी और बी सी को यदि ऐड करें, यहाँ पर सक्सेसिव बना के रखते हैं, मतलब एक वेक्टर खत्म होगा तो दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। तो इसी को हम ट्रायंगल लॉ को ऐसा भी लिख सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है जो कि हम कैलकुलेशन में यूज करते रहेंगे। ए बी और बी सी इन वेक्टर को यदि ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? ए सी वेक्टर ट्रायंगल लॉ से। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत यूजफुल भी है। और ठीक है, देखिए ए बी प्लस बी सी की यदि बात करें तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल। तो इसको देखें तो यहाँ से समझ में आ रहा है ये सक्सेसिव है। ये पहला वाला वेक्टर कहाँ खत्म हो रहा है? बी पर, और दूसरा बी से स्टार्ट हो रहा है। ए इनिशियल पॉइंट कहलाता है, बी टर्मिनल पॉइंट। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पर खत्म हो रहा है, और ये बी पर से स्टार्ट हो रहा है सी पर। तो जहां ये खत्म हो रहा है वहां ये स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी वेक्टर्स के साइन सेम दिखें और इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम दिखे तो इनको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करेंगे तो इसका इनिशियल पॉइंट बचेगा जिसको इनिशियल की जगह लिखेंगे, इसका टर्मिनल पॉइंट बचेगा, इसको टर्मिनल की जगह लिखेंगे, तो ये एसी वेक्टर बन जाएगा। ऐसे याद रखने से क्या होगा कि कई जगह हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे और डायग्राम बनाएंगे ही नहीं, बिना डायग्राम बनाए हुए हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर देंगे। जैसे कभी यदि सी डी प्लस डी लिखा हुआ है तो हम ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। जब भी हमें टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम दिखेगा, वेक्टर के साइन सेम होना चाहिए लेकिन, तो इनको कैंसिल कर देंगे। जो इनिशियल पॉइंट की जगह बचा वो इनिशियल पॉइंट की जगह आएगा, जो टर्मिनल पॉइंट की जगह बचा वो टर्मिनल पॉइंट की जगह आएगा। ठीक है, कभी यदि आपको वेक्टर्स के साइन सेम नहीं दिख रहे तो सेम बना भी सकते हैं। एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो आपको मालूम कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करना है, आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ इज अ हेक्सागोन। तब आपको बताना कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ ये किसके इक्वल होगा? सर ए एफ के। ए एफ सीधे बता सकते हैं कैसे, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट। इस ट्रिक की प्रैक्टिस के लिए बोला है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सी से और ये डी से डी और ई से ई। इनिशियल पॉइंट की जगह ए बचा, टर्मिनल पॉइंट की जगह एफ बचा, ए एफ। वास्तव में हमने कितनी बार कैंसिल किया? एक बार बी को, दूसरी बार सी को, तीसरी बार डी और चौथी बार ई को। मतलब हमने 4 बार ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया है बिना डायग्राम बनाए हुआ। एक और क्वेश्चन करना है। एन क्यू माइनस एन एम माइनस एम पी प्लस एल पी। वेक्टर के साइन अपोजिट देख रहे हैं तो सेम कर सकते हैं, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को आपस में इंटरचेंज कर दें तो सेम बन जाएगा। क्या आ गया? एल क्यू वेक्टर। एल क्यू या क्यू एल? सर क्यू एल। नहीं, एल क्यू वेक्टर होगा। देखिए पहले तो साइन सेम कर लें, जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपको। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, पीएम आ जाएगा। ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये दो बचे हुए हैं। आपको ये नहीं बोला है कि जो पहले देखेगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में देखेगा उसको बाद में लिखना है। ये बोला है जो इनिशियल पॉइंट की जगह बचा वो इनिशियल पॉइंट की जगह आएगा, जो टर्मिनल पॉइंट की जगह बचा वो टर्मिनल पॉइंट की जगह। टर्मिनल पॉइंट की जगह बचा है, इसकी पोजीशन क्या है? टर्मिनल पॉइंट। इसके ये इनिशियल पॉइंट की जगह बचा है। जो टर्मिनल पॉइंट की जगह बचा है वो टर्मिनल पॉइंट की जगह आएगा, जो इनिशियल पॉइंट की जगह बचा है वो इनिशियल पॉइंट की जगह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
if PO vector plus OQ vector is equal to QO plus OR, then option B is के A option, PQR are vertices of an obtuse angle triangle. PQR are vertices of an isosceles triangle. PQR are vertices of an equilateral triangle. और D है none of these. क्या है आंसर? Sir, none of these. ठीक है, ये O और ये O कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा? PQ इज इक्वल टू QR. तो यहाँ देख के ऐसा नहीं बोल देना कि दो वेक्टर इक्वल है तो मॉडुलस इक्वल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल. वास्तव में दो वेक्टर इक्वल होंगे तो डायरेक्शन भी सेम होगी. डायरेक्शन सेम होगी तो ये PQ वेक्टर बनेगा और QR वेक्टर इसी डायरेक्शन में बन जाएगा. तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, मतलब PQR वास्तव में कैसे होंगे? कॉलिनियर होंगे. ठीक है, ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है. एक और क्वेश्चन करना फिर और आगे थ्योरी की बात करेंगे. A, B, P, Q and R are 5 coplanar points. Three forces AP, AQ and AR are acting at A, and other three forces PB, QB and RB are acting at B. Find resultant of these six forces. AB, PQ are 5 coplanar points. Three forces AP, AQ and AR are acting at A, and other three forces PB, QB and RB are acting at B. Find resultant of these six forces.
सर 0 0 नहीं 3ab। इनका रिजल्टेंट बताना ओरली कर सकते हैं। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? एडिशन। वेक्टर के रिजल्टेंट और एडिशन में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए टर्मिनल पॉइंट P इनिशियल पॉइंट P कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट Q इनिशियल पॉइंट Q कैंसिल हो जाएगा, ये R और ये R। A से A कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि A हर जगह इनिशियल पॉइंट की जगह है। B से B कैंसिल नहीं हो पाएगा, एक AB ये बनेगा, एक AB ये। क्वेश्चन का आंसर 3AB। अब देखिए ये हमने ट्रिक से बड़ी जल्दी आंसर बता दिया। अब इस पूरे को यदि हमने ट्रिक नहीं पढ़ी होती तो पूरे को कैसे सॉल्व करते हैं? A और B 2 पॉइंट हो गए, P और Q ये 3 पॉइंट्स ये हो गए, P Q R, ये A और B। A पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से? AP, AQ और AR। B पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन से? PB, QB और RB। इन 6 का रिजल्टेंट बताना है। तो अब जरा देखिए हम इन दो को ले लेते हैं, AP और PB, इन दोनों को ले लेते हैं तो ट्रायंगल लॉ से इनका रिजल्टेंट क्या होगा? AB। फिर हम इन दो को ले लेते हैं AQ और QB, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? AB। फिर हम AR और RB को ले लेते तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? AB। AB। तो जो हमने एक बार ये कैंसिल किया तो एक AB बन गया, ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई हो गया। ये हमने 3 बार ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिया और डायग्राम बनाया नहीं और सीधे आंसर बोल दिया। आंसर क्या होगा? 3AB। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक देखने बड़ी छोटी सी दिखती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, बहुत जगह हम कैलकुलेशन में यूज करते रहेंगे। ट्रायंगल लॉ को बिना डायग्राम बनाए हुए अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, इसके और आगे थ्योरी सबट्रैक्शन। एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को यदि सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी, a में से यदि b को सब्ट्रैक्ट करना है तो a प्लस माइनस बी। a में से b को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से कोई लॉ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एडिशन के लॉ से ही करते हैं हम। ठीक है, a माइनस बी करना तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस माइनस बी। मीन्स a में से b को सब्ट्रैक्ट करना मीन्स a में हम वेक्टर b के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से कोई लॉ नहीं है। जैसे ये a वेक्टर, ये b वेक्टर है। अब बोले a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। यदि ऐड करना होता तो हम क्या करते हैं? पहले वेक्टर a बनाते हैं, ट्रायंगल लॉ से ही देख रहे हैं हम। ठीक है, और जहां पर ये वेक्टर खत्म हो वहां से हम वेक्टर b के इक्वल वेक्टर बनाते हैं। मींस इनको सक्सेसिव बनाते हैं तो इनका एडिशन इससे रिप्रेजेंट होता है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ से माइनस बी वेक्टर बनाएंगे, b का नेगेटिव वेक्टर, मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो ये माइनस बी। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वाला वेक्टर a प्लस बी था और ये वाला a माइनस बी। तो a में से b को सब्ट्रैक्ट करना मतलब a में वेक्टर b के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना है। हमने ट्रायंगल लॉ से ऐड किया है। अब देखिए जैसे एक वेक्टर ये a है, दूसरा वेक्टर b है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा? a प्लस बी। और a माइनस बी बनाना तो इसका नेगेटिव वेक्टर बनाया, ये वाला वेक्टर क्या होगा? a माइनस बी। अब देखिए इसमें a प्लस बी का मॉडुलस ज्यादा दिख रहा है या a माइनस बी का? इस डायग्राम में a प्लस बी का मॉडुलस a माइनस बी के मॉडुलस से ज्यादा है। तो if modulus of a plus b is greater than modulus of a minus b, तो then angle between a and b, a और b के बीच का एंगल कैसा है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है। ये नहीं है इनके बीच का एंगल, इनको सक्सेसिव बनाना पड़ेगा, तो एडजेसेंट बनाना पड़ेगा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा। तो a और b के बीच का एंगल कैसा होगा? एक्यूट। ठीक है, कभी यदि ये a है ये b है तो ये a प्लस बी बनेगा। तो a माइनस बी कैसा बनेगा? इसका नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे तो ये माइनस बी, तो ये a माइनस बी बनेगा। अब इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में a माइनस बी का मॉडुलस ज्यादा है, तो if modulus of a minus b is greater than modulus of a plus b, a माइनस बी का मॉडुलस कैसा? a प्लस बी के मॉडुलस से ज्यादा, तो देन एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस। ये नहीं है इनके बीच का एंगल, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये है इनके बीच का एंगल।
ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एंगल था इनके बीच का। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ a प्लस बी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से ज्यादा होगा तो एक्यूट एंगल बनेगा, और मॉडुलस ऑफ a माइनस बी मॉडुलस ऑफ a प्लस बी से ज्यादा होगा तो इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। और यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये a प्लस बी बनेगा, ये a माइनस बी बनेगा। परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 तो फिर ये भी 90 बनेगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ये कॉमन है, ये 90 और ये दोनों सेम होंगे क्योंकि ये b का नेगेटिव वेक्टर है, तो फिर इन दोनों के लेंथ सेम हो जाएगी। मतलब एंगल 90 डिग्री तो इनके मॉडुलस सेम है, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं इफ मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, तो देन थीटा इज इक्वल टू देन a इज परपेंडिकुलर टू b, ऐसा बोल सकते हैं थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब a और b के मॉडुलस a प्लस b के और a माइनस b के मॉडुलस सेम है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये हम फार्मूले से भी प्रूव कर सकेंगे, जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो फार्मूले से भी समझ में आ जाती है स्थिति, लेकिन फिर भी थोड़ा कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि शुरू का जो बेसिक वाला पार्ट है, जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें डायग्राम वगैरह बनाने पड़ते हैं, कई बार फार्मूले ज्यादा रहते नहीं है, बेसिक थ्योरी से समझना रहता है। शुरू में ज्यादा फार्मूले नहीं, वैसे पूरे वेक्टर में ही ज्यादा फार्मूले नहीं है, फार्मूले याद रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, थ्योरी अच्छे से ध्यान रखनी पड़ती है। फार्मूले तो बहुत सारे डॉट क्रॉस के आपने पहले पढ़े ही हैं, कुछ थोड़े से नए फार्मूले आ जाते हैं। अब जरा देखिए, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी मॉडुलस ऑफ a प्लस बी और मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, कोई भी दो वेक्टर ले लें तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? यहाँ पर साइन आएगा लेस देन और इक्वल का। ठीक है, ये कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, या तो कम होगा या इक्वल होगा। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, यदि a और b वेक्टर यदि पैरेलल नहीं है तो इनसे एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये a प्लस बी बन जाएगा। a प्लस बी के मॉडुलस का मतलब क्या होता है? a प्लस बी के मॉडुलस का मतलब इसकी लेंथ, मतलब ये ac लेंथ। a के मॉडुलस का मतलब क्या होगा? ये ab लेंथ। और b के मॉडुलस का मतलब क्या होगा? bc लेंथ। यहाँ पर देखें तो a का मॉडुलस मतलब ये ab लेंथ हो जाएगी, b का मॉडुलस मतलब bc लेंथ हो जाएगी, और ये ac लेंथ। और किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है, या थर्ड साइड हमेशा दो साइड के सम से कम होती है। हाँ, कभी इक्वल आ सकता है यदि a और b वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और इनको ऐड करना है, तो वास्तव में अब तो ट्रायंगल लगता नहीं है, तो इनको हम सीधे ऐड कर सकते हैं, इनको ऐड करने पर ही आ जाएगा। तो इस हिस्से में क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ए सी। तो यहाँ इक्वल का साइन आ सकता है, लेकिन जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी। इसको ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी की बात की थी, बिल्कुल वैसा ही है। और यदि a माइनस बी के मॉड की यदि बात करें, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मॉड का साइन और लगाएंगे तो यहाँ भी लेस देन और इक्वल। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, नंबर में भी यही होता है, रियल नंबर्स में भी हमने यही पढ़ा था। रियल नंबर के लिए में हम बेसिक में पढ़ते हैं, वास्तव में जब मॉड पढ़ते हैं 11th में जब मॉड पढ़ते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़ा ही आपने। ये वेक्टर के लिए हो गया। इसमें यहाँ इक्वल कब आता है? वहां पर भी ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी कहलाते हैं जब a और b के आर्गुमेंट सेम होते हैं, मींस थीटा 0 डिग्री। थीटा यहाँ इनके आर्गुमेंट का डिफरेंस बोल रहे हैं, थीटा सेम आर्गुमेंट हो, मतलब आर्गुमेंट का डिफरेंस थीटा 0 और यहाँ पर आर्गुमेंट का डिफरेंस हम थीटा बोल रहे थे, यहाँ पर 180 डिग्री हो, ऐसी बनती है यहाँ पर। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इक्वल का साइन उस समय आएगा जब a और b की डायरेक्शन सेम होगी, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब इनके बीच का एंगल थीटा बोल रहे हैं हम, तो थीटा 0। यहाँ एंगल बोल रहे हैं इनके बीच का एंगल थीटा, यहाँ पर इनके आर्गुमेंट का डिफरेंस थीटा था, और यहाँ इक्वल का साइन उस समय आएगा जबकि इनके बीच का एंगल कितना? 180। फिर हम एक ऐसी इनइक्वालिटी और पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स में कि यहाँ पर माइनस का साइन हो, तब भी यही साइन आते हैं, लेस देन और इक्वल के। लेकिन कंडीशन ये बदल जाती है कि इसमें z2 की जगह माइनस z2 करते तो यहाँ पर आर्गुमेंट का डिफरेंस 180 डिग्री हो, तो ये आता है इक्वल का साइन, और यहाँ पर आर्गुमेंट सेम हो। तो वैसे यहाँ पर भी है, बिल्कुल एक जैसे ही है, कोई इनको याद रखने के लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं लगना है। a माइनस बी मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b
यहाँ माइनस हो गया। बाकी सब कुछ वैसे ही हमने बस b की जगह माइनस b कर दिया। दरअसल b की जगह माइनस b करेंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि b और माइनस b के मॉड सेम होंगे। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, b की जगह माइनस b करेंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि b और माइनस b के मॉड सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ इक्वल का साइन कब आएगा, जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ इक्वल का साइन आएगा जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ये इक्वल वाली कंडीशन हम कॉम्प्लेक्स में भी कई बार सीधे अप्लाई करते रहते हैं, वैसे यहाँ पर भी इक्वल वाली कंडीशन कई बार हम सीधे अप्लाई कर देते हैं। मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b के इक्वल कब होगा, ये यहाँ की इक्वल वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। या मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b, इसके इक्वल कब होगा। जैसा यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। नहीं भी याद रखेंगे इक्वल की कंडीशन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर आगे डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व करना भी देखेंगे, क्योंकि इसको बाकी याद रखना बहुत आसान है। यदि ये कंडीशन है तो क्या होगा, दोनों तरफ के साइन देख लीजिए, दोनों तरफ के साइन सेम है तो एंगल 0 डिग्री, और साइन अपोजिट है तो एंगल 180 डिग्री। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, सेम साइन है तो ए और बी के बीच का एंगल 0 होगा। यहाँ पर माइनस यहाँ माइनस, सेम साइन तो एंगल इनके बीच का 180 डिग्री होगा। यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, अपोजिट साइन है। और यहाँ प्लस है, एक मिनट कहीं साइन, एक मिनट यहाँ गलत लिख गया, यहाँ पर साइन सेम है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में साइन क्या है माइनस का, और राइट हैंड साइड में माइनस का, सेम साइन तो एंगल 0 डिग्री, अपोजिट साइन तो एंगल 180 डिग्री। यही यहाँ इसमें भी रहता है। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इसके इक्वल कब होगा, सेम साइन तो सेम आर्गुमेंट मींस थीटा 0 डिग्री, और मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इसके इक्वल कब होगा, अपोजिट साइन तो आर्गुमेंट का डिफरेंस 180 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल वैसे ये भी ठीक है। कोई डाउट इसमें। अच्छा आज आप लोग क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा एग्जॉस्ट फीलिंग हो रही है मुझे जरा, ठीक है। 2 क्लास भी लगातार अभी पता नहीं, तो आज आधा घंटे पहले छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आज टेस्ट होगा रात में आप लोगों का। अच्छा कुछ लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो बाद में देना चाहते हैं क्या, तो भी बाद में भी हो सकेगा, ठीक है। अब मैंने गूगल ड्राइव पर स्पेस परचेज कर ली है, बाई कर लिए हैं, तो आपको पुराने टेस्ट भी कभी करना हो तो पुराने टेस्ट भी ओपन कर सकते हैं, पुराने डिस्कशन भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी नहीं, और बाकी आप जैसा चाहेंगे कि जनवरी में भी चाहेंगे आपको कि जनवरी में आप चाहेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल का एओडी हमें करना है, हाँ। लेकिन जैसे यदि बंसल के यदि क्वेश्चन बैंक आप क्लास में कर रहे हैं तो फिर इसके सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे आपको बाद में, ठीक है ना। जो मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ इसके सॉल्यूशंस मेरे पास में सेव रहेंगे, ड्राइव पर ही रहेंगे। ड्राइव पर मैंने 100 GB स्पेस अभी परचेज कर लिया है, ठीक है। अब पहले नहीं था तो पहले हार्ड डिस्क में मुझे उसको ट्रांसफर करना पड़ता था, बार बार अपलोड करने में दिक्कत होती थी कि पुराना कोई पूछे कि 1 महीने पुराना वीडियो देखना है, ठीक है, तो अपलोड करना पड़ता था। अब मैंने पूरा हार्ड इस पे ही कर लिया गूगल पर, तो मतलब जो भी आपके टेस्ट हुए हैं, कोई भी डिस्कशन हुआ, जैसे सर्कल का टेस्ट लिया था आपका एक मैंने, ठीक है, तो वो टेस्ट यदि आप दोबारा करना चाहेंगे तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में गूगल की लिंक ओपन करूंगा, वीडियो की लिंक ओपन करूंगा, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मार्क्स भी देख सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपने पूछे हुए पुराने उनके सॉल्यूशन भी। लेकिन
पूरे के सॉल्यूशन नहीं पढ़े, जो आपने पूछे वही, तो क्योंकि जो पूछे हैं वही, मतलब वही मैंने डाउट मान के वही सॉल्व किए हुए, इनकी वीडियो बनाए, पूरे के नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो ये काम आप बाद में, मतलब जैसे आप जीआरबी अभी मैंने करा दिया डेफिनेट, बहुत कम लोगों ने दिया है, लेकिन ये जिनको ऐसा दिसंबर में जाके लगता है मेरे पास में टाइम है और अब मुझे जीआरबी की डेफिनेट इंटीग्रल करना है एज ए टेस्ट, ठीक है। एज ए टेस्ट करने के अलग फायदे हैं, ठीक है। एज ए टेस्ट करिए, आप सॉल्व कीजिए, फिर आप उसकी लिंक में क्लोज ही नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट की लिंक क्लोज नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब जैसे आपने 9:30 बजे से 10 बजे तक दिया, तो पहले शुरू में मैं क्लोज कर देता था 10 बजे, ठीक है। अब मैं क्लोज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में टाइम लिखा हुआ आ जाता है। इसमें आप ये भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं कि आपने 9:30 बजे से लेके टाइम 10:30 बजे तक का दिया और 10:15 बजे तक आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में टाइम भी लिखा आ जाता है कि आपने कितनी देर से कितनी देर तक सॉल्व किया, ठीक है। तो आप है ना बाद में भी उसको ओपन करके बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस कर ही दिए सेटिंग में, बाद में भी आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको अपने मार्क्स मालूम चल जाएंगे। हाँ, लिस्ट मैंने एक बार बना दी तो दोबारा आपके मार्क्स उसमें नहीं आएंगे फिर, ठीक है ना। लेकिन जैसे यदि आपको लगता है कि मैंने आज रात में लिया, कल दोपहर में आपको लगता है यार सॉल्व कर लेते हैं चलो, तो लिंक ओपन है, आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं पेपर, ठीक है। अभी 1 हफ्ते तक तो ओपन रहेंगे, 1 हफ्ते बाद फिर क्लोज करूंगा, मतलब अभी शुरू में आपका, और बाद में यदि आपको लगता है दिसंबर में जाके क्या फिर से करना है मुझे, या हमने उस समय नहीं किए थे, या उस समय हमने डेफिनेट इंटीग्रल के टेस्ट 5 और 6 नहीं किए थे, या 1 2 3 नहीं किए थे, या लास्ट के 3 नहीं किए थे, चलो आप कर लेते हैं, तो उस समय भी लिंक ओपन की जा सकेगी, ठीक है। इसलिए मैंने उसमें स्पेस परचेज कर लिया, ठीक है। तो बहुत फैसिलिटी हो जाएगी, लेकिन जिसके वीडियो बने होंगे उन्हीं के सॉल्यूशंस ओपन हो पाएंगे, बाकी टेस्ट जितने दिए हैं वो भी हो जाएंगे ओपन। मैं इसलिए सब कुछ करता जा रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर बहुत ही आसानी हो जाएगी स्टूडेंट के लिए। अभी आपको भी आसानी हो जाएगी, लेकिन चूंकि मैंने आपको शुरू का पार्ट नहीं पढ़ाया, जैसे फंक्शन नहीं पढ़ाया, तो फंक्शन की टेस्ट नहीं ओपन हो पाएंगे, कंटिन्यूटी के नहीं हो पाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के नहीं हो पाएंगे, एओडी के नहीं हो पाएंगे। ये सब तो सीखा है मैंने इस बार, जब ये ऑनलाइन चालू हुआ तब ये सब चीजें सीखनी पड़ी, पहले तो मुझे ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं था कैसे क्या होता है। ऑनलाइन होने के कारण ये अब ऑफलाइन भी हो जाएगा तो भी ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि ये मेरे पास में स्टैंडर्ड बुक्स के मैंने सॉल्यूशन तैयार किए, टेस्ट तैयार किए हैं, तो हमेशा मेरे हार्ड ड्राइव में रहेंगे, इसमें गूगल ड्राइव में रहेंगे, ठीक है। तो आपको आगे भी यदि लगेगा तो आगे भी टेस्ट कर सकेंगे, और अभी भी ऐसे लगता है कि कोई पुराना टेस्ट या उसका डिस्कशन देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बस आपको मैसेज करना होगा तो मैं लिंक ओपन करके आपको भेजूंगा, फिर आगे जो भी करूंगा वो पर्सनली भेजा करूंगा फिर, क्योंकि सभी को नहीं भेजूंगा फिर, क्योंकि सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, अलग अलग समय पर रिक्वायरमेंट रहेगी। वैसे तो कोशिश करिए कि अभी आप साथ में देते जाएं, जितने ज्यादा साथ में देंगे उतनी आसानी रहेगी। उसमें क्या रहता है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते जाते हैं शुरू में ऐसा लग रहा है कि 10-10 क्वेश्चन करेंगे तो कैसे खत्म होगा, लेकिन आप देखिए 10-10 15-15 क्वेश्चन कभी कभी बीच में बढ़ा के भी दे दिए मैंने, तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी जीआरबी के, ऐसा नहीं, ठीक है। वेक्टर 3D खत्म होते होते आपका डेफिनेट भी खत्म हो जाएगा, एरिया भी खत्म हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म हो जाएगा जीआरबी का, और एओडी चल रहा होगा जब 3D खत्म होगा तब तक, ठीक है। कंसिस्टेंसी यदि मेंटेन करते हैं तो थोड़े थोड़े से भी बाद में जाके रिजल्ट अच्छा मिलता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं, एक भी टेस्ट नहीं दिए कई स्टूडेंट ने। यदि आपको टाइम नहीं मिल रहा तो कभी एक हफ्ते में एक तो दे दो कम से कम, ठीक है, और रिकॉर्ड रखो कि कौन कौन सा आपने दिया है, तो जो नहीं दिया बाद में टाइम मिलेगा तो बाद में दे देना। बाद में क्या होगा, ना स्कूल जाना होगा आपको, ना कोचिंग आना होगा, कोर्स खत्म हो जाएगा तो कोचिंग की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, डाउट्स वगैरह की क्लासेस लगेंगी, ठीक है, तो तब आपके पास में टाइम मिलेगा, तब प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। आज क्लास में खत्म करता हूँ, फिर अब आगे वेक्टर हम संडे को पढ़ेंगे। संडे को फिर डिस्कशन करना, जिस भी शीट का डिस्कशन आपको ऐसा लगे क्लास में करना है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना, तो फिर मैं पोल भी करा लूंगा। अधिकांश बच्चे चाहेंगे क्लास में करना तो क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे, जीआरबी भी चाहे तो जीआरबी भी क्लास में डिस्कस की जा सकती है, ऐसा नहीं है, सब लोग दे रहे होते तो क्लास में कर सकते थे उसको भी, ठीक है। तो संडे के लिए कोई डिस्कशन चाहते हैं क्या क्लास में? ट्यूसडे को तो क्वेश्चन बैंक होगा बंसल का, ठीक है, डेफिनेट का, ये डेट फाइनल हो गई, ट्यूसडे को इसका डिस्कशन होगा,
संडे को कोई डिस्कशन चाहते हैं या वेक्टर आगे बढ़ाएं? कुछ चाहिए डिस्कशन किया? चैट पे भी लिख सकते हैं, चैट देख रहा हूँ मैं। वेक्टर आगे बढ़ाएं, कोई डिस्कशन चाहते तो लिख सकता है चैट पे, ठीक है, तो देख सकते हैं। और बाकी 2 डीपीपी आप सॉल्व कर लीजिए, कौन सी? एरिया वाली, और उनके डाउट्स आप संडे को भेज ही दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक बार डाउट यदि छूट गया, आप नहीं भेज पाए तो आगे भी मौका में रहेगा आपके पास में, ठीक है। अभी तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन आगे भी रहेगा तो मैं उसको इसी सॉल्यूशन में कंबाइन कर दूंगा या इसकी लिंक भी ओपन कर दूंगा बाद में। जैसे कभी आपने एरिया की डीपीपी के फर्स्ट सेकंड आपने सॉल्व नहीं किया, अभी आपको टाइम नहीं मिला, ठीक है, आपने डाउट नहीं पूछे, लेकिन सॉल्यूशन तो जिनने पूछे वो सॉल्यूशन तो है ही मेरे पास में, तो बाद में भी मैं अपलोड कर दूंगा। और उसमें यदि आपका डाउट नहीं होगा, यदि आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है और किसी ने पूछे नहीं, उसका वीडियो बना ही नहीं है, तो बाद में भी मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन आप बुक और क्वेश्चन नंबर बोलेंगे तो उससे ये आसानी रहेगी कि अगले बैच के लिए आसानी रहेगी, ठीक है, जितने ज्यादा सॉल्यूशन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यदि सिस्टमेटिक वे में डाउट्स पूछते हैं तो उससे आगे के लिए भी आसानी होती जा रही है, मुझे भी आसानी होती जा रही है, बच्चों को भी आसानी रहेगी और आपको भी आगे के लिए आसानी रहेगी। मतलब आप भी जनवरी फरवरी में, मार्च में इनका फायदा उठा सकेंगे। अब अगले साल का एग्जाम जून में होगा या इस साल जैसा सितंबर में होगा, नहीं मालूम, तो आप कभी भी चाहेंगे तो उनके सॉल्यूशंस, टेस्ट सब कुछ अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। चलिए अब क्लास खत्म करता हूँ।